वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके चैप्टर 5 से हैं पॉलिटिकल साइंस के। और इसको अगर आप करके जाते हो इन क्वेश्चंस को तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताना चाहूँगा इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप अपने मैसेज मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं। और आगे बढ़ता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं या टेलीग्राम चैनल, तो आप क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। यहाँ पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप वेबसाइट पे हमारे नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट है हमारी www.eklavyastudypoint.com। इसको आप ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पढ़ सकते हो। सो हमारे चैप्टर का नाम है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ 2 मार्कर क्वेश्चंस बता देता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द डिकेड ऑफ 1960 कॉल्ड द डेंजरस डिकेड। ठीक है, इसको डेंजरस डिकेड क्यों कहा जाता है? सो इसका आंसर देख लेते हैं। इसको आप टू द पॉइंट बता सकते हो एज इट इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। सो इसका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि 1962 इंडो चाइना वॉर, नॉट इंडो चाइना, इंडिया चाइना वॉर, और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। सो ये जो है एक तो इस वजह से भी डेंजरस कहा जाता है। सेकेंडली मॉनसून फेलियर रिजल्टिंग इन ड्रॉट। ठीक है, मॉनसून फेलियर होता है, सूखा पड़ता है। सो इस वजह से हम ये 2 इसके अंदर पॉइंट्स दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन? सो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव leaves the party on whose symbol he was elected and joins another party। जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट है, अगर वो कांग्रेस से जीतता है, ओके, अगर ये कांग्रेस से जीतता है और कांग्रेस को इसने छोड़ दिया, लेकिन ये जीता तो कांग्रेस के सिंबल से था। अब इसने कांग्रेस को छोड़ दिया और इसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे कि मान लो बीजेपी ज्वाइन कर ली। ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, इसने ये पार्टी छोड़ दी जिसके सिंबल पे ये चुनाव लड़ा था एंड ये जीता भी था, लेकिन अब इसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो यही हमारा जो है पूरा प्रोसेस डिफेक्शन कहलाएगा, दल बदल हो जाना एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द विनिंग ऑफ कांग्रेस आर इन 1971 इलेक्शन। सो आपको पता है कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस O और कांग्रेस R में। सो कांग्रेस R के जीतने के 2 रीजंस बताने हैं हमें। सो इसके अंदर है कि स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। ओके, गरीबी हटाओ का जो नारा था ये इंदिरा गांधी ने दिया था। एंड इंडियाज विक्ट्री इन 1971 इंडो पाक वॉर। सो जब बांग्लादेश का यहाँ से फॉर्मेशन होता है, सो यहाँ पे इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा रोल बड़ा हो जाता है, तो इसका बेनिफिट उनको आगे अपनी इलेक्शंस में मिलता है। सो ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन सिंडिकेट। सो सिंडिकेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के कुछ पुराने पावरफुल लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, इन ये जो लीडर्स थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनके ग्रुप को सिंडिकेट। नेम 2 कंट्रीज वेयर वन पार्टी डोमिनेंस इज प्रेवलेंट। सो इसमें आप साउथ कोरिया, ताइवान, ठीक है, वन पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसके एग्जांपल्स को दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कांग्रेस सिस्टम? सो कांग्रेस सिस्टम का मतलब है कि देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। जो पहले 3 जनरल इलेक्शंस हुए इंडिया में 1952, 57 एंड 62, इसमें कांग्रेस का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था और इसको ही हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। एंड कांग्रेस एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन को इतना तगड़ा था ही नहीं, तो भाई रूलिंग पार्टी में भी कांग्रेस का ही डोमिनेंस था, अपोजिशन का तो आप समझ लो कुछ नाम से भी मतलब अपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी इतनी। ठीक है, सो ये जो पीरियड है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ये कांग्रेस सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंडिकेट? ये पीछे मैंने आपको बताया भी था कि अब वो जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर्स थे उनके नाम भी देख लो। एक तो है के कामराज जो कि मद्रास से थे, SK पाटिल बॉम्बे सिटी से, KS निजलिंगप्पा ये मैसूर से आ रहे थे कर्नाटका, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल एंड N संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो लीडर्स थे इनका अच्छा खासा कंट्रोल था पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। पहले जो 3 जनरल इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस क्यों था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पॉइंट आएगा वो आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट। आपको पता है कांग्रेस वाज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, ओके, एंड नेशनल
नेशनल मूवमेंट में काफी ज्यादा मतलब इनका रोल रहा था। एंड द सेकंड पॉइंट इज ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और ये इतनी बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोस्टली स्टेट्स में इनका ऑर्गेनाइजेशन का स्प्रेड था। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स। ठीक है, जितने भी फेमस लीडर थे, चाहे वो नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, या जो भी बड़े बड़े जो नेता थे, वो सभी कांग्रेस से ही अंदर आ रहे थे। ठीक है, कांग्रेस से ही थे। And the last point is the coalitional nature of the Congress party tolerated and encouraged various factions. So इसमें क्या था कि एक तरीके से कांग्रेस के अंदर हर तरीके के आइडियोलॉजी वाले लोग थे। ठीक है, इनका जो नेचर था कांग्रेस पार्टी का वो काफी ज्यादा उस टाइम पे सही था, इसका इनको बेनिफिट मिला अपने इलेक्शंस के अंदर। The Congress Party inherited the legacy of the national movement. नेशनल मूवमेंट की जो लेगेसी थी वो मिली कांग्रेस पार्टी को। उनका रिजल्ट जो था, ठीक है, वो हमें इलेक्शन रिजल्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अपना रोल दिया था। ठीक है, जो मतलब पूरा नेशनल स्ट्रगल था, मूवमेंट जो था, इट वाज द ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ये बता दिया है। एंड द कांग्रेस पार्टी वाज सपोर्टेड बाय एलिट्स, एजुकेटेड, बिजनेस क्लासेस, मिडिल क्लासेस पीपल। यानी कि कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी थी जिसको एलिट लोगों से लेकर, एजुकेटेड लोगों से लेकर मिडिल क्लास लोग, चाहे वो पुअर हो, ठीक है, पीजेंट्स हो, सभी ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस का सोशलिस्ट नेचर भी था। ओके, तो इस तरीके से है। द कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर नमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स आके, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जुड़े थे। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं उस टाइम पे। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया बिफोर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967। सो 1967 से पहले जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक तो मॉनसून का फेलियर रहता है, यहाँ पे ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, फूड क्राइसिस आ जाता है इसकी वजह से, और इसके बाद क्या होता है कि क्राइसिस और ज्यादा डिपेंड हो जाता है ड्यू टू कंट्री जो है हमारी, वो जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी उसके बाद हम रिकवर कर रहे थे। आपको पता ही है वॉर के बाद एक देश कितना ज्यादा पिछड़ जाता है। सो द फूड क्राइसिस ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। ठीक है, जब फूड क्राइसिस आता है तो भाई रेट बढ़ जाता है चीजों का, फूड आइटम्स का। एंड एज डिमांड फॉर फूड वाज मच मोर देन इट्स सप्लाई। सप्लाई इतनी नहीं थी जितनी ज्यादा डिमांड हो गई थी फूड की। अब इससे क्या हुआ, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीजें अब बढ़ने लग गई थी। ठीक है, सो ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई चीज 20 रुपए की है तो वो उसको 50, 80 या 100 रुपए की भी बेच सकते हैं मौके का फायदा उठा के। देयर वॉज मैसिव इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ज्यादातर लोग जो थे वो गरीब थे। ओके, ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर पुअर। ज्यादातर लोग जो है इसी वजह से काफी ज्यादा वेल्थ की इनइक्वालिटीज थी। ओके, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे बेसिक नेसेसिटीज को भी, जो हमारे लिए जो जो बेसिक चीजें होती हैं, जो फूड आइटम्स होती हैं, वो भी नहीं अफोर्ड हो सकती थी। What challenges were faced by Election Commission of India during first general elections? So पहले जनरल इलेक्शन जब हमारे देश में हुए, सो आपको पता है कि एक तो हम पार्टीशन के बाद आ रहे थे, तो बहुत मुश्किल था कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाना एक ऐसे देश में जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी थी। ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स का कितना पंगा चला था, उसके बाद बहुत से जो स्टेट्स थे वो अपने आप को एक अलग बनवाना चाहते थे, तो ऐसे में एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना बहुत मुश्किल था। प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, ओके, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा भाई दिक्कत आ रही थी इलेक्टोरल रोल बनाने में भी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इतने ज्यादा जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं लगभग भाई 3 लाख ऑफिसर्स के करीब पोलिंग स्टाफ, और ये सबको पूरा मतलब ट्रेन करना कि इलेक्शंस अच्छे से हो जाएं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। टू थिंक अबाउट अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ वोटिंग सुटेबल फॉर इलिटरेट वोटर्स। ठीक है, अब जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको नहीं पता कि किस पार्टी का नाम लिखा हुआ है, जो इलिटरेट वोटर्स थे, उनके लिए एक ऐसी टेक्निक को ढूंढना जिसमें वोटिंग उनके लिए सुटेबल हो, ये भी एक चैलेंज था। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 एंड दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री के पार्ट्स के अंदर, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द जो
पार्ट्स थे कंट्री के, उसमें 1952 में ही लोगों ने वोट दिया। ओके, इसीलिए हम इसको 1952 इलेक्शंस कहते हैं, दो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 1951। ओके, सो ये हो जाएगा। हाउ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो हमारे देश के अंदर जो वन पार्टी डोमिनेंस का जो एरा रहा है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी ने 3 जनरल इलेक्शंस तक जो डोमिनेंट मतलब एक डोमिनेंट पार्टी के रोल को मतलब यहाँ पे निभाया, अब वो और कंट्रीज से कैसे अलग था, क्योंकि इन द मोस्ट ऑफ द केसेस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। और कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है जब भी वहां पे वन पार्टी डोमिनेंस रहता है, लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी भी थी और यहाँ पे और पार्टीज भी थी, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है इंडिया के अंदर। और इसके रहते हुए कहां भी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनेंस यहाँ पे अपना दिखाया। लेकिन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है सिर्फ एक सिंगल पार्टी को रूल करने के लिए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, कितनी भी पार्टियां आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, कंटेस्ट कर सकती है। while in other like Myanmar, Belarus, Egypt are effectively one party states due to legal and military measures reasons। ठीक है, तो आप अगर दुनिया के और देशों की तरफ देखते हैं तो जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वहां पे वन पार्टी का ही डोमिनेंस रह सकता है। लेकिन इन इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट स्टिल कांग्रेस ने अपने आप को वहां पे लगातार जितवाया। वाई 1960 नोन एज डेंजरस डिकेड। सो एक तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी यानी कि वेल्थ एंड इनकम की इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स। ठीक है, द डिकेड इज ऑल्सो कॉल्ड डेंजरस बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया फेस्ड 2 वॉर्स। 2 वॉर्स को हमने यहाँ पे फेस किया, एक तो इंडिया चाइना वॉर 1962 एंड 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर को। ठीक है, एंड कंट्री एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज्यादा मतलब आप देखोगे कि बहुत नुकसान हो रहा था देश का, तो इसीलिए इसको एक डेंजरस डिकेड भी कहा जाता है। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे कि कुड लेड टू द फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है ना तो आप ये मान लीजिए कि पूरी कंट्री के अंदर एक डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता था, इतना ज्यादा खतरनाक वो डिकेड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड बाय पार्टी सिस्टम विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वन पार्टी सिस्टम को देखते हैं, सो इसका मतलब सिंपल सा यही है, वन पार्टी इट मींस it refers to a political framework where one or single party forms and runs the government। यानी कि एक ऐसा यहाँ पे सिस्टम होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। ठीक है, और वो जैसे कि आप चाइना में देख सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो ही सिर्फ रूल करेगी। बाय पार्टी सिस्टम में क्या है, इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर 2 मेजर पार्टीज डोमिनेट। यहाँ पे क्या है कि वो वन पार्टी में एक पार्टी डोमिनेट करती है, बाय पार्टी के अंदर 2 मेजर पार्टीज होती हैं जो गवर्नमेंट को चलाती हैं। ठीक है, या मतलब 2 गवर्नमेंट मतलब आप ये यहाँ पे मान के चलिए कि 2 मेजर पार्टीज यहाँ पे होती हैं जो वोटिंग में आ सकती हैं, ना कि सिर्फ एक। सो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां पे 2 पार्टी सिस्टम है इन विच द मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर ईदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। तो 2 तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं, या तो वो डेमोक्रेट्स पार्टी से होंगे या वो रिपब्लिकन्स पार्टी से होंगे। तो यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम या इसको बाय पार्टी सिस्टम आप कह सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What main objective did Indira Gandhi want to achieve by launching a series of initiatives under the 10-point program in 1967? इंदिरा गांधी का जो 10-point program था उसके अंदर वो क्या अचीव मतलब यहाँ पे करना चाहती थी, क्या ऑब्जेक्टिव था? So शी वॉन्टेड टू अचीव कंट्रोल ऑफ बैंक्स। एक तो बैंक्स को वो नेशनलाइज करना चाहती थी। ओके, और यहाँ पे क्या है कि नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम। सो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को नेशनलाइज करना चाहती थी। एंड 10 पॉइंट प्रोग्राम ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो खाने की जो खाद्यान्न की चीजें हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब उसको लाया जाए, पब्लिक को बांटा जाए। लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं एंड प्रोविजंस ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर। ओके, इस तरीके से है कुछ मतलब इसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर बातें रखी गई थी।
And now the next question, the phrase आया राम गया राम signifies which concept? आया राम गया राम का क्या मतलब है और ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है अगर आप देखते हैं। सो द फ्रेज आया राम गया राम ये बताता है कि implied frequent floor crossing by legislators in the party which was developed by हरियाणा एमएलए गयालाल। ओके, हरियाणा के एमएलए थे गयालाल। सो भाई गयालाल जी जो थे ना ये एमएलए थे हरियाणा के, इन्होंने क्या करा था, पार्टीज को बदला। और वो बदला कैसे मैं आपको आगे बताता हूं। ही चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस, 3 बार इन्होंने अपनी पार्टी को बदला। सबसे पहले तो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, ठीक है, कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, फिर बैक टू कांग्रेस, फिर कांग्रेस में आते हैं, फिर विद इन 9 आवर्स, फिर 9 घंटों के अंदर कांग्रेस छोड़ के वापस यूनाइटेड फ्रंट में। सो इसी को कहते हैं आया राम गया राम, क्योंकि एमएलए का नाम गयालाल था, ठीक है, गया लाल था, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो इसीलिए ये है कि दिस इंसिडेंट लेटर बिकेम अ पॉलिटिकल जोक, भाई मजाक बनने लगा इसका, एंड डेवलप द कल्चर ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन यहीं से आता है कि कैसे दल बदल होने लगा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, डिफेक्शन का कल्चर भी अब दिखने लगा था हमें। सो नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा लॉ ला दिया है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें आप ऐसे जो खेल खेला है इन्होंने ये आप नहीं कर सकते। Examine the factors which helped वीवी गिरी to become the president of India. So 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, बहुत से इवेंट्स यहाँ पे मतलब प्लेस लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कैसे वीवी गिरी जी जो थे वो प्रेसिडेंट बने। सो द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी। सिंडिकेट क्या था, एक ग्रुप था इन्फ्लुएंशियल लीडर्स का कांग्रेस के एंड इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। एंड इंदिरा गांधी तो पीएम भी बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे क्या होता है, Despite Indira Gandhi's reservations, the syndicate nominated her long-time opponent and then the Speaker of Lok Sabha, जो कि बाद में लोकसभा के स्पीकर भी बने, एन संजीव रेड्डी, इनको ऑफिशियल कांग्रेस का कैंडिडेट बना दिया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, जो कि इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो श्रीमती इंदिरा गांधी रिएक्टेड बाय इनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी एक दूसरे आदमी को यहाँ पे इनकरेज करती हैं फॉर, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्रेसिडेंट के लिए, जिसका नाम था वीवी गिरी, ये इनको चाहती थी कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आए यहाँ पे कंटेस्ट करें। सो इसी को लेके कांग्रेस और जो मतलब जो सिंडिकेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो लोग थे सिंडिकेट वाले और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच स्ट्रगल चलता रहा। Why were the general elections of 1967 called as the political earthquake for Congress? ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक भूकंप यानी कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 को? सो द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 कॉल्ड एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि द रिजल्ट्स ऑफ 1967 इलेक्शंस जोल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल। कांग्रेस को हिला के रख दिया रिजल्ट्स ने। कांग्रेस मैनेज टू गेट मेजोरिटी इन द लोकसभा, लोकसभा में तो किसी तरीके से मेजोरिटी ये पा गए, बट विद इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स, वोट शेयर परसेंटेज कम हुआ और यहाँ पे सीट्स भी कहीं ना कहीं कम हुई। सो द फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1967 was the first election to be held without जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी के बिना ये पहला इलेक्शन होने वाला था। सो कांग्रेस वॉज डोमिनेंट पार्टी बिफोर 1967, आप सभी जानते हो, बट सिनेरियो वॉज लाइकली टू चेंज आफ्टर 1967 इलेक्शंस, क्योंकि अब यहाँ पे सिनेरियो बदलने वाला था। बहुत सी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी जिन्होंने एक मतलब अपना, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अलायंस बना लिया, कि मतलब अगर कांग्रेस को हराना है तो हमें एक अलायंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम डिसइंटीग्रेटेड रहेंगे सो कांग्रेस जब तक पावर में रहेगी, लेकिन अगर हम अलायंस बनाएंगे बहुत बड़ा अलायंस तो हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। सो इसी तरीके से एक बिग अलायंस बनता है संयुक्त विधायक दल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, संयुक्त विधायक दल, तो आप इसको याद रखिएगा। कांग्रेस स्टिल मैनेज टू विन इन लोकसभा इलेक्शन बट विद द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस एवर। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी लोकसभा के अंदर कांग्रेस की, हालांकि जीती। कांग्रेस लोस्ट इन मेनी स्टेट्स, काफी स्टेट्स में कांग्रेस हारी, एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ कांग्रेस लोस्ट देयर पोजीशंस। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उनकी पोजीशंस गई। सो ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं था। Many Congress leaders left the party in order to join the other party.
कई कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियां ज्वाइन करनी शुरू कर दी। लोकल पॉलिटिक्स गेन्ड मोमेंटम, यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स यानी कि जो रीजनल पार्टीज थी वो अब आगे आने लगी। डिफेक्शन एंड कोलिएशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, अब यहाँ पे दल बदल करना, तो डिफेक्शन और जो कोलिएशन था यानी कि एक अलायंस बना के आना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो न्यू एलिमेंट्स वर इन द सीन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में ये कुछ देखने को मिला। नाउ during the early years of independence, despite the fact that the opposition parties had a token representation, they played a crucial role in maintaining the democratic character of the system। यहाँ पे आपको पता है बहुत ही कम अपोजिशन था स्टार्टिंग ईयर्स में हमारे इंडिपेंडेंस के, लेकिन फिर भी कुछ रोल तो प्ले किया होगा ना इन्होंने, अपोजिशन वालों ने, वही बताना है। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर मैनी अपोजिशन पार्टीज, बहुत सी पार्टीज थी, ओके। एंड धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हैं कि येट देयर प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। डेमोक्रेसी में आपके सामने अपोजिशन भी होना चाहिए, जब भी आपकी कमियां दिखती हैं हमें। सो एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बनाए रखने में काफी क्रूशियल रोल था इनका। The four activities of the opposition during the parliament of 1952 and 57, अब कुछ एक्टिविटीज थी जो अपोजिशन के रोल को दिखाती हैं। फर्स्ट है, these opposition parties offered sustained and principled criticism of the policies and practices of the Congress party। देखो कोई भी अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसका सिंपल सा यही भाई एक रूल होता है कि सामने वाली पार्टी जो कि सत्ता में होती है उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना। सो ऐसा इन्होंने किया। This phenomena indicated the check and balance of power of the Congress, ठीक है। Now the second point is in 1957 केरला में क्या होता है, कांग्रेस was defeated by CPI, CPI की गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस हार जाती है। But after that कांग्रेस dismissed the केरला गवर्नमेंट under आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 का गलत यूज करके केरला की गवर्नमेंट को यहाँ पे डिसमिस कर देती है कांग्रेस। इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द अपोजिशन लीडर्स, इसकी भी क्रिटिक्स होती हैं, इसकी बुराई की जाती है। एंड सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंस पावर्स, और कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा मिस यूज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का। In 1950, BJS was able to secure 3 seats and in 1957 यानी कि आप यहाँ पे देखोगे भारतीय जनसंघ, ठीक है, BJS। So in 1957 it secured 4 seats। So ये जो पार्टी थी इसका काफी ज्यादा रोल था कि इन्होंने क्या करा कि इंग्लिश को रिप्लेस करने की बात करी, इंग्लिश को अपोज किया इन्होंने, हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। सो ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपके, जो मैं बता रहा हूँ, ये अपोजिशन से रिलेटेड है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में। फोर्थ है, द अपोजिशन पार्टीज प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक, ठीक है। एंड दीज पार्टीज ऑल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स यानी कि यंग सिटीजन्स हु वांटेड टू शेप द इंडिया एज डेवलप्ड एंड पावरफुल स्टेट। सो आप यहाँ पे देखोगे कि काफी ज्यादा इन पार्टीज का रोल बढ़ जाता है। Examine the major changes that the country witnessed at the time of fourth general election in 1967। So कुछ changes आए यहाँ पे, जैसे कि the fourth general election held in 1967 was the first election to be held without नेहरू। नेहरू के बगैर ये पहला इलेक्शन होने वाला था। बहुत सी नॉन कांग्रेस पार्टीज ने अलायंस बना लिया था और संयुक्त विधायक दल, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पीछे ये आ चुका था, बट कांग्रेस ने, ये सारी चीजें अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैनी कांग्रेस लीडर्स लेफ्ट द पार्टी, ये भी मैंने आपको पीछे बताया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका आ सकता है। उसके बाद है कि मतलब किस तरीके से नॉन कांग्रेसिज्म आता है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने इसको नाम दिया, क्या है कि अपोजिशन पार्टीज ने फ्रंट्स बना लिए थे एंटी कांग्रेस, ठीक है, तो उसी को ही नॉन कांग्रेसिज्म भी कहा गया। सो ही आर्ग्यूड दैट कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि कांग्रेस का रूल अनडेमोक्रेटिक है और काफी ज्यादा बेकार रूल था इनका, ऐसा इन्होंने बोला। देयरफॉर द नॉन कांग्रेस पार्टीज वर नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल। इन्होंने बोला कि नॉन कांग्रेस पार्टीज यानी कि जो कांग्रेस से अलग पार्टीज हैं उनको आना पड़ेगा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। Discuss the major issues which led to the formal split of the Congress Party in 1969। तो कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट क्यों होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो इसमें ये स्टार्ट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 1969 के। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है,
ठीक है, डेथ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल वैकेंट, और इसी के साथ में जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट की वो खाली हो जाती है। सो डिस्पाइट मिस गांधीज रिजर्वेशंस द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इन्होंने एन संजीव रेड्डी को, जो कि लोकसभा स्पीकर भी रह चुके, ठीक है, उनको यहाँ पे नॉमिनेट कर देते हैं ये लोग, ठीक है, जो सिंडिकेट वाले थे, लेकिन ये इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सो इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय इनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी, जो कि बाद में जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, वीवी गिरी को जो है उनका नॉमिनेशन करने के लिए इंकरेज करती हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ओके, सो ये इंदिरा गांधी ने अपने वीवी गिरी कैंडिडेट को जो है आगे लाने की कोशिश करी। इसी से क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के बीच में एक जो है मतलब टसल स्टार्ट हो जाती है और एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। सो इंदिरा गांधी ओपनली कॉल्ड फॉर अ कॉन्शियस वोट, which mean that use MP and MLA from the Congress should be free to vote the way they wanted in this elections। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो भी MP MLA हैं वो फ्री हैं कि वो अपने वोट कहीं भी दे सकते हैं जिसको देना चाहें। सो दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है यहाँ पे जीत जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो, और संजीव रेड्डी जिनको कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया था वो यहाँ पे हार जाते हैं। सो द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी, और इसी के साथ जो थी अब जो है भाई इंदिरा गांधी और सिंडिकेट इनकी आपस में बनना बंद हो गई। ओके, इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंदिरा गांधी ने बोला कि ये हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिवाइड है एक, ठीक है, यहाँ पे सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच का डिवाइड था ये, बिटवीन द प्री पुअर एंड प्रो रिच, ठीक है, इस तरीके से इंदिरा गांधी ने इसको कोट किया कि ये चीज जो थी ये बहुत गलत हुई है। स्प्लिट इन द कांग्रेस, अब एक जो कांग्रेस पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक तो कांग्रेस ओ, यानी कि ओ से याद रखिए ओल्ड वाली, ठीक है, सिंडिकेट सपोर्टेड ग्रुप था ये, एंड एक पार्टी बन जाती है कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा या बाय मतलब सपोर्टेड बाय इंदिरा गांधी था। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट होती है। Now the next question, assess any three challenges that the Congress party had to face during the period from 1964 to 1971। So कांग्रेस पार्टी को जो कुछ challenges फेस करने पड़े थे, वो पहला था पॉलिटिकल सक्सेशन। नेहरू जी की डेथ के बाद बहुत मुश्किल था कि कौन से लीडर को हम लाएं जो कि पीएम के लिए सबसे बेस्ट हो, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा था कि डाउट्स दैट इंडियन डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। Meanwhile, the party president K. Kamraj suggested Lal Bahadur Shastri's name as the Prime Minister of India। So K. Kamraj ने, जो कि उस टाइम के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया जाए। सो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारा ये जो है मतलब हमारे बन जाते हैं। एन एब्रप्ट एंड ऑफ शास्त्री जी, जब शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, सो अब एक और चैलेंज आ जाता है कि भाई पॉलिटिकल सक्सेशन का, कि आगे किसको बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब कंपटीशन था मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी का, लेकिन फाइनली इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया जाता है। इसके पीछे भी रीजन था, इंदिरा गांधी उस टाइम पे यंग थी और सिंडिकेट ऐसा समझता था कि इंदिरा गांधी हमारे हिसाब से काम करेंगी, जैसा हम बोलेंगे, मतलब हमारी कठपुतली पपेट बन के काम करेंगी। सेकंड जो चैलेंज था वो था इमरजेंस ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म में क्या था, अपोजिशन पार्टीज को ये रियलाइज हो चुका था कि भाई हम अलग अलग अगर डिसइंटीग्रेटेड रहेंगे ना, सो वी विल नेवर विन। अगर हमें कांग्रेस को हराना है सो हमें एक ऐसा अलायंस बनाना पड़ेगा जिसमें सारे एंटी कांग्रेस जो भी मतलब फ्रंट्स हैं वो एक हो जाएं और एक एंटी कांग्रेस फ्रंट एक बने। सो दिस स्ट्रेटेजी वाज नेम्ड एज नॉन कांग्रेसिज्म बाय राम मनोहर लोहिया जी। ओके, अब थर्ड है स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये भी एक चैलेंज था जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। प्रीवी प्रेस क्या था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी प्रीवी प्रेस लिखा दिखे तो उसका आंसर यही होगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ। सो द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी। ओके, एंड काफी ज्यादा उनको अश्योर किया गया था कि जो रूलर्स की फैमिली है वुड बी अलाउड टू रिटेन सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टीज। उनको बोला गया था कि आप कुछ प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हैं अपनी वो रख सकते हो। गिवन अ ग्रांट इन हेरिडिटी और गवर्नमेंट अलाउंस मेजर्ड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट। ऐसा भी कहा गया था कि कुछ आपको, ठीक है, कि मतलब ये आप एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख पाओगे, कुछ पैसे भी देने की बात कही गई थी, मतलब पैसे देने की बात भी कही गई थी। सो एट द टाइम ऑफ एक्सेशन देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ दीज प्रिविलेजेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि थोड़ा तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, बट उस टाइम पे इंटीग्रेशन करना हमारा प्राइमरी एम था, ज्यादा से ज्यादा को मिलाना। सो मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव
मोरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू अ ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। इन्होंने ऐसा बोला मोरारजी देसाई ने कि हमें प्रिवी पर्स को खत्म नहीं करना चाहिए, इसका एबोलिशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मॉरली गलत होगा। हम उसके जो मतलब जो राजा हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस हैं, उनका जो भरोसा है हम पे, उससे हम गलत धोखा कर रहे हैं। ठीक है। The government tried to bring a constitutional amendment in 1970 but it was not passed in Rajya Sabha। पर ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाता अमेंडमेंट। It then issued an ordinance which was struck down by the Supreme Court। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डिनेंस को भाई मना कर दिया, नहीं हो सकता। Then इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू। फिर इंदिरा गांधी ने 1971 में 10 पॉइंट प्रोग्राम के साथ में एक ये इशू भी अपना उठाया कि मैं प्रिवी पर्स को खत्म कर दूंगी, और इसका सपोर्ट मिला पब्लिक का, मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा। सो फॉलोइंग इट्स मैसिव विक्ट्री, जब मैसिव विक्ट्री हुई 1971 में, सो एक अमेंडमेंट लाया गया एंड जो एबोलिशन कर दिया गया प्रिवी पर्स का, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इंदिरा गांधी की जो 97 की विन थी, उसके रीजन क्या थे, या इस तरीके से आ सकता है रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। सो इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसकी हेडिंग बता रहा हूं। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स, इंदिरा गांधी ने ये तो एक काम किया, और एबोलिशन ऑफ द प्रिवी पर्स, ये काम किया। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये काम किया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए काम किया। एंड देन in 1971 all the major non-communist non-congress opposition parties formed an electoral alliance known as the grand alliance। ठीक है, grand alliance बनता है, लेकिन ये सारे जो थे इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंदिरा को हटाना, लेकिन इंदिरा गांधी का ऑब्जेक्टिव था गरीबी को हटाना, तो इसका भी बेनिफिट मिला। द एसएसपी पीएसपी भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। ये सारे जो मतलब पार्टीज थे, ये आ गए ग्रैंड अलायंस में। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द सीपीआई। फिर इंदिरा गांधी क्या है कि पॉवर्टी हटाने की बात कर रही थी, पॉजिटिव उनकी आगे की अप्रोच थी कि वो कैसे गरीबी हटाओ पे बात कर रहे थे, और अपोजिशन वाले तो इंदिरा हटाने की बात कर रहे थे। सो शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्होंने पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया। कैसे, मतलब अगर आप देखते हो कि कैसे, मतलब ये जो प्रिंसली प्रिविलेजेस थी, प्रिवी पर्स वगैरह, इसको कैसे हटाना है, इस पे ध्यान दिया। लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया ज्यादा से ज्यादा। सो इट डिपेंडेड मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स, द पुअर, द विमेन, द दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज, इन पे ज्यादा फोकस किया इंदिरा गांधी ने। और ये एक न्यू कांग्रेस आ रही थी अब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज्ड स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबरर्स। यहाँ पे इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की अपनी इस पॉलिसी से जो लैंडलेस लेबरर्स थे, इनका सपोर्ट पाना चाहती थी, दलित्स का, आदिवासीज का, माइनॉरिटीज का, विमेन का, और जो बेरोजगार लोग थे, अनएम्प्लॉयड यूथ का। सो द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स जो इसमें जो थे भाई, बहुत ज्यादा बेस बन गया इंदिरा गांधी का इससे। सो इसमें क्या, इंदिरा गांधी गोटा कंप्लीट मेजोरिटी इन 1971, और मेजोरिटी से ये जीत जाती हैं। और इसी तरीके से आप देखोगे द कांग्रेस आर एंड सीपीआई अलायंस वोन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वोन इन द फर्स्ट फॉर जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पे सीपीआई के साथ जो है कोalition गवर्नमेंट बना के इतनी ज्यादा वोट ले लेती है कांग्रेस, जितने उसको आज तक के 4 जनरल इलेक्शंस में भी नहीं मिली थी। अब ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलिशन। इसका क्या फायदा होता है कि देखो, coalition government provides an alternative to form government whenever there is a case of hung parliament। ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, सो ऐसे में एक अल्टरनेटिव रहता है हमारे पास गवर्नमेंट फॉर्म करने का। एंड इट गिव्स स्मॉल एंड रीजनल पार्टीज टू हैव अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। मान लो कि कुछ 10 से 5 अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, ये जीती हैं, और एक बड़ी पार्टी है। सो अगर आप यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बनाते हो, तो इन सभी का सपोर्ट लेके आप पार्टी को और अच्छा कर सकते हो, आपकी सीट बढ़ जाएंगी। लेकिन इनको क्या फायदा होगा, इनका भी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये फायदा होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, सो इट लेड्स टू इनस्टेबिलिटी। ये क्या है कि काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी मतलब आ जाती है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि जब अलग अलग पार्टीज होंगी तो उनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी, हो सकता है उनकी पॉलिसीज अलग अलग हो, सो ये हो सकता है। इट रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस ऑफ पीएमसीएम। पीएमसीएम की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि आप इसमें देखोगे ना कि जो कोalition पार्टनर्स हैं वो ही यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि टेन्योर कितना होने वाला है सीएम का। अगर मान लो वो अपना सपोर्ट वापस ले लें, तो सीएम खत्म, वहीं पे सरकार गिर जाएगी, वीक गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सो बाय दिस यहाँ पे हमने अपना चैप्टर खत्म कर दिया है। कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।